कहाँ तक आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, कहाँ आपको लगता है कि आप असहमत हैं, अगर डिसएग्री करते हैं। और उसके अभी जो एक एसआईआर वाली बात हम करते हैं, वो जब ऑडिट की बात करते हैं कर्नाटका में या बिहार में एसआईआर हो रहा है, तो क्या योगेंद्र यादव ने भी इसकी बात की, वो इसको डिफरेंट बता रहे हैं, एसआईआर अलग बता रहे हैं, ऑडिट अलग बता रहे हैं। क्या सच में टेक्निकली दोनों अलग चीजें हैं, या फिर राहुल गांधी फिर वही गलती कर गए हैं जो उन्होंने आवेश में 2 बार कर चुके हैं, वो जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव या खुद राहुल गांधी की अपनी सदस्यता गई। तो ये चीजें जो इस तरह की हैं, आप क्या मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ लेकिन पढ़ा हूँ, और इसका डेडिकेशन सोनिया गांधी को है, जो कि बहुत आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। एंड द बुक इज इंस्पायर्ड बाय बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब, ज्योतिबा फुले एंड सावित्री फुले, who are also very very great people, थोड़ी सी आवाज सर अपनी, pioneers. और थोड़ी हाँ, सी तो आवाज द बुक इज और डेडिकेटेड, बुक जो है, ये किताब जो है डेडिकेटेड है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को, जो कि महान व्यक्तित्व है इंडियन हिस्ट्री में, और सोनिया गांधी को डेडिकेटेड है, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि आफ्टर द फर्स्ट टर्म of Manmohan Singh, the Congress floundered a lot, and all the great work she was able to do through the NSC, National Advisory Committee, Forest Rights Act, NARIGA, or information, right to information, etc., right to वो सब मतलब इतने अच्छे और इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स थे जिसका अभी तक इम्पैक्ट है, उसका पूरा वैल्यू खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट फेज में 3-4 years कांग्रेस फ्लाउंडर्ड एंड द सीपीएम डिड अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, कि बहुत गलती की सीपीएम ने कि भाई एक न्यूक्लियर इश्यू पे जिसका कोई मास कनेक्ट नहीं था, उस पर विड्रॉ किया सपोर्ट प्रकाश करत ने, जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छे आदमी है और बहुत विद्वान है, लेकिन मेरे सीनियर थे जेएनयू में, लेकिन मासेस के साथ उनका डिस्कनेक्ट बहुत ही क्लियर था प्रकाश करत का, जो कि सीताराम येचुरी का नहीं था। वो मेरे सीनियर थे जेएनयू में। तो वो जो उन्होंने विड्रॉ किया, उससे गवर्नमेंट गिरी गया, मतलब डिस्टेबलाइज हो गई पूरी तरह से। और उसके बाद अन्ना हजारे का मूवमेंट, जो कि एक पूरा प्लांटेड मूवमेंट था, जिसके बारे में इस किताब में बहुत अच्छे से लिखा गया है। और ये एक रिपोर्टर और एक एनालिस्ट का परसेप्टिव एनालिसिस है, मतलब एक रिपोर्टर का दिमाग तो इसमें है जो ग्राउंड में कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, संजीव जी, और एक सीजन जर्नलिस्ट और एक एनालिस्ट, न्यूज एनालिस्ट का इसमें पूरा पर्सपेक्टिव सामने आता है। कई चीजें आप भूल जाते हैं तो आपको याद करना पड़ता है। अन्ना हजारे का मूवमेंट फॉर इंस्टेंस कंप्लीटली बीजेपी, बीएचपी, बजरंग दल के हाथ में था, और मैंने उसके ऊपर हार्ड न्यूज में 3 कवर स्टोरीज निकाली थी, और मैंने तीनों में क्रिटिक किया था। मैंने रिपोर्टर्स वहां बिठा दिए थे जो कि रात भर पेड़ों में बैठे रहते थे और जगह जगह बात करते थे कि हाउ दिस मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द आरएसएस, जबकि सब के सब ग्लोरीफाई कर रहे थे वहां पे। और ग्लोरीफाई करना मतलब स्पोक्स पर्सन अन्ना हजारे, और पिछले कई सालों से अन्ना हजारे गायब है, उनको कहीं कोई करप्शन नजर नहीं आ रहा। और तब कांग्रेस ने बहुत स्ट्रेंज रोल प्ले किया, डर गए थे बहुत ज्यादा, उन्होंने अलाउ कर दिया उस मूवमेंट को। ये लोग बार बार नेगोशिएट करते रहे, जबकि केजरीवाल और ये लोग सब के सब उस वक्त इन्वॉल्व थे इस पूरे प्रोसेस में, एंड दे ऑल न्यू। रामदेव, किरण बेदी, केजरीवाल, ये सब बीजेपी के पूरे आरएसएस के इस प्रोजेक्ट के हिस्सा थे 100%। बात का प्रोसेस की बात अलग है, बाद में मैं तो आम आदमी पार्टी को अभी भी सपोर्ट करूंगा अगर दिल्ली में इलेक्शन होंगे, लेकिन उनका रोल बहुत डुबियस था उस दौरान। अब संजीव जी ने कह दिया, ये वी नो अबाउट राहुल गांधी's चाइल्डहुड, वेरी हार्ड लाइफ, वेरी हार्ड चाइल्डहुड, एंड वेरी मैग्नानिमस पीपल दे आर। जिस तरह प्रियंका गांधी अपने फादर के किलर से जाके मिली, उनको फॉरगिव किया, और their conduct in public life has been very very gracious and very very decent over the years. और मुझे ये नेहरू जी की ट्रेडिशन का उनका पब्लिक कंडक्ट है, और जिस तरह का क्रैश लैंग्वेज रूलिंग पार्टी के लीडर्स बोलते हैं, और जिस तरह की भाषा उनकी माँ के बारे में इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह राहुल गांधी को पूरा करोड़ों का पैसा लगा के पप्पू पप्पू बना के डेनिग्रेट किया गया है,
उसके, और जिस तरह इनको हैरस किया गया है, कितने गंदे गंदे गलत चार्जेस लगाए गए कि अब क्या बताएं आपको। तो ये उसके उसके काउंटर नैरेटिव में दे हैव बीन वेरी वेरी डिसेंट एंड वेरी वेरी ग्रेशियस, एंड आई थिंक दैट हैज नॉट गॉन unrecognized by large sections of people, except for the 35% or 31% of this fanatic bhakt who see everything good in everything, which Mr. Modi does. इस लाइक कोई इजरायली सोल्जर, कल एक वीडियो चल रहा कि एक इजरायली सोल्जर छोटे बच्चे के ऊपर बैठ गया और उसको बैठ के वो उसको इतना जोर से बैठा रहा उसके ऊपर, उसको अत्याचार किया कि छोटा बच्चा मर गया, वायरल हो गया. That is supposed to be a very very good thing for around Benjamin Netanyahu's supporters. Similarly, मॉब लिंचिंग होता था तो यहाँ पे लोग बहुत खुश होते थे उनके भक्त, और कि हाँ मुसलमान डिजर्व करता है ये सब चीज, अखलाक डिजर्व करता है दादरी में. और गुजरात में जो बिल्किस के साथ हुआ, आई थिंक एक सबकॉन्शियस नैरेटिव भी है कि बिल्किस ऑल्सो डिजर्व करती है, तभी तो उनको माला पहनाते हैं उनके किलर्स को, इनके मिनिस्टर्स एटसेट्रा. बिल्किस के उसको फेलिसिटेट करते हैं बीजेपी के लिए, गुजरात में लड्डू खिलाते हैं. मतलब दिस इज अ सोशल साइकोलॉजी व्हिच इज अ गेस्टापो नाजी काइंड ऑफ सोशल साइकोलॉजी लार्जली. इसके अलावा मैं सिंपली दो तीन इंपॉर्टेंट बातें अभी कह देता हूँ, क्योंकि मेरा कंप्यूटर बिल्कुल खराब हो गया है और अभी लोग आए हुए हैं वो ठीक कर रहे हैं. वो है कि दो तीन चीजें हैं. एक तो ये कि it takes a long time for a political person to come into being, and that also inherited the baggage of the family and the history of the family and the expectations. मतलब रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर नहीं बन पाए, ठीक है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फादर के बैगेज को दिया जाता है, और उसमें इन्होंने तब ने सबने सोचा था प्रियंका गांधी आएंगी लीडरशिप में, लेकिन उनको राहुल गांधी आए, एंड ही फेस्ड लॉट ऑफ हैरेसमेंट. मैंने कभी भी उनके बारे में कभी कुछ खराब नहीं लिखा, मैंने कभी उनको, मैं हमेशा बहुत ही खराब फील करता था उनको, ऐसे पप्पू बोलते हैं और ये वो. आई थॉट ही इज आल्सो वेरी वेल मीनिंग, वेरी डिसेंट एंड वेरी गुड पर्सन, and comes from a very good family. Mother is a very gracious and fantastic woman, and the country deserves a decent person after a crass जो डिस्कोर्स और नैरेटिव और लैंग्वेज और पॉलिटिक्स यहाँ पे खेला गया है पिछले कुछ सालों से. पर मिस्टर मोदी का देख लीजिए, कितने साल प्रचारक रहे, कोई जानता नहीं था इनको. बाबरी मस्जिद में उनके साथ रहे, डेमोलिशन में वो रथ यात्रा में साथ रहे, कितने साल आरएसएस के लिए प्रवीण टोगड़िया के साथ स्कूटर में घूम घूम के प्रचार करते थे, दिल्ली के वहां पे गलियों में लोग काम करते थे. फिर जाके उनको एल के अडवाणी और इन्होंने प्रमोद महाजन, इन लोगों ने वहां पे उनको केशुभाई ठाकरे को हटा के उनको वहां पे बनाया. वो भी 2 टर्म वहां पे रहे. फिर 2014 में इन्होंने अच्छे दिन आने वाले हैं, पूरा हजारों लाखों करोड़ों रुपए रख के जो पीआर मशीनरी से अपना इमेज बनाया, जिसका एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, इंक्लूडिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. द वे दे ट्रीटेड आवर women world champion wrestlers is an example. Also the way पूरा देश को उन्होंने पोलराइज करके पॉलिटिक्स की है, और जिस तरह इन्होंने हेट स्पीच और तमाम तरह के पोलराइजेशन वाले पॉलिटिक्स को महत्व दिया है. और इंडियन इकोनॉमी इज अ टोटल फेलियर, फॉरेन पॉलिसी इज कंप्लीट फेलियर, अनएम्प्लॉयमेंट इज 1945 के बाद इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इन्फ्लेशन इतना है. छोटे ट्रेडर, बीजेपी के सपोर्टर्स ट्रेडर सब ऑनलाइन शॉपिंग से मतलब परेशान हो चुके हैं. आज मैं सुन रहा था कि ब्लिंकिट और ऑनलाइन के कारण छोटे छोटे वेजिटेबल वेंडर्स भूखमरी के मोड़ पे पहुंच गए हैं, क्योंकि सब ब्लिंकिट से मंगा रहे हैं. पहले घर घर आके लोग लेते थे. Human relationships have been destroyed. So India has been damaged very, very badly under this thing. But so it is not taken Modi ji one day to come and become prime minister, and it has not taken him, taken him 10 years now to prove that he is a total failure. But apart from the politics of polarization, he is also a failure as a prime minister. Well, Donald Trump is every day threatening dead economy. He's my very good friend. Dead economy. He's my very good friend. So much of tariffs. He's my very good friend. Ceasefire मैंने करवाया. He's a very good friend. मैंने war रुकवाया. मतलब there is no space given to Mr. Modi by the most powerful nation in the country. Policy on Palestine, policy on Gaza, policies on Iran, पूरा dismantle कर दिया. सारा neighborhood हमारे खिलाफ है. चाइना पूरे नेबरहुड में हमारे घुस गई है. सो लेट अस लुक एट राहुल गांधी इन दैट पर्सपेक्टिव आल्सो, कि दिस गाइज हैड पावर, और इतना पावर, मतलब इतना मेजॉरिटी में पावर, तो ये लोग इतना फेलियर रहे और हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कर पाए. सेकंड,
आई थिंक राहुल गांधी का जो प्रोसेस था, क्विकली मैं बोल रहा हूँ कि और लोग भी इम्पोर्टेंट बातें बोलने वाले हैं। अमित सर, यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि ये पक्ष राहुल गांधी का इसमें छूट गया है, जो बाकी और सारे मसलों पर, चाहे इंटरनेशनल ये जो है तमाम मसलों पर राहुल गांधी की जो एक ओपिनियन है, देखिए देखिए दो चीजों पे राहुल गांधी कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि पूरा मीडिया इस पर साइलेंट हो गया। मेरे कितने दोस्त बीजेपी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पिछले 10-12 साल से उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है बीजेपी पे, आरएसएस पे। पहले अरुण जेटली और ये सब सारे पॉलिटिकल लीडर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स बात करते थे फोन पे, पीएमओ से बात आती थी। अब कोई आवाज ही नहीं आती, कुछ पता नहीं चलता क्या होता है अंदर गवर्नमेंट में भी, मिनिस्ट्रीज में भी और पॉलिटिकल पार्टी में भी, आरएसएस में क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता। एक दो को छोड़ के सारे मेरे दोस्त हैं सीनियर जर्नलिस्ट जो कि एकदम चुप बैठे हैं। बाय एंड लार्ज मीडिया का रोल आप देखो इस पे भी, जो अभी इस पे नेशनल मीडिया का क्या रोल है, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया है जैसे कि हुआ ही ना हो। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स यू कैन सी दिस मैन हैज बीन वर्किंग। उसमें दो इशू उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रेस किए हैं कंटिन्यूअसली। अब्रॉड भी गए, जहां पे कैम्ब्रिज में या यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, यहाँ पे जो इतनी सारे इन्होंने मीटिंग से, रेस्टोरेंट में लोगों से मिलते थे, स्टूडेंट से मिलते थे, हजारों बार ये लोगों से इंटरेक्ट कर चुके हैं। कंपेयर टू मिस्टर मोदी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और कौन कौन से प्लांटेड और स्टेज्ड इंटरव्यूज दिए हैं कि आपको आम खाना पसंद आता है कि नहीं, आप कौन सी दाल खाते हैं, एक्सेट्रा। उसके अलावा उनके साथ क्या उन्होंने कोई इंटरेक्शन किया है कि नहीं, उसका भी आपको, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुझे एक्सेस है उसका, मैं देखता हूँ, और उनसे कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जवाब देते हैं या जो भी है, लेकिन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, रिपोर्टर से मिलते हैं। यहाँ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले कितने दो टर्म हो गए, तीसरा टर्म चल रहा है शायद, है ना, दो टर्म हो गए उनके। 2014 से इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मनमोहन सिंह करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनीवे, contrast to that, the democratic character of Rahul Gandhi, that he faced thousands of press conferences, interaction with students, intellectuals, activists, NGOs, civil society groups, etc. First. Second, international foreign policy में राहुल गांधी का पोजीशन बहुत अच्छा रहा है और कंसिस्टेंटली वो फॉरेन पॉलिसी पे हर एक प्लेटफॉर्म में, इंटरनेशनली, अमेरिका में, थिंक टैंक्स के बीच में बोल चुके हैं और कभी डरे नहीं। उन्होंने अपना और वो डिराइव नहीं इन लाइन विद जो इंडिया का जो लाइन रहा है हमेशा से, उस लाइन पे रहा है जी। और कम से कम क्रिटिकल क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं, उनके साथ जो क्वेश्चंस हैं उनको डर नहीं रहे हैं। वो उनके लिए वहां पे प्रसून जोशी नहीं बैठे हुए हैं कि आपके अंदर एक वो है फकीरीपन है, तो आप झोला उठा के चले जाएंगे, मतलब इस तरह का, मतलब एक क्या कहें, मतलब चापलूसी नहीं कर रहा है कोई उनके साथ। हाँ, ठीक है। तो राहुल गांधी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑडिट और एसआईआर पे जो सवाल था, जी अभी मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि आरएसएस को फ्रंटली राहुल गांधी ने लिया है पिछले कई सालों से। आरएसएस के बाद फ्रंटली ओपनली राहुल गांधी बोले। इस कारण राहुल गांधी के बोलने से अखबारों ने, कुछ जो भी लिमिटेड अखबार थे, उन्होंने राहुल गांधी को कोट किया और आरएसएस के बारे में बात हुई। न तो आरएसएस के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं था, बीजेपी का क्रिटिक को देने को बारे में तैयार था, और मिस्टर मोदी के बारे में कोई पॉलिटिशियन बोलने से घबराता था। राहुल गांधी फ्रंटली बोले हैं और लगातार आर्गुमेंट के साथ बोले हैं, फैक्ट्स के साथ बोले हैं। और राहुल गांधी को कोट करने में ये जो अखबार के लोग थे जो डरे हुए हैं या जो भी हैं, बिक गए हैं या जो भी हैं, साइलेंट है, वो उन्होंने राहुल गांधी को कोट किया। कंसिस्टेंटली उन्होंने आरएसएस का सामना किया, आरएसएस के बारे में क्रिटिक दी कंटिन्यूअसली, और बोला कि इंडियन सोसाइटी ऐसी नहीं है, इंडियन सोसाइटी वैसी होनी चाहिए जैसे कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में विजन था। और तीसरा अभी जो उन्होंने किया, लेट अस नॉट इवन टॉक अबाउट अदर थिंग्स, भारत जोड़ो यात्रा वाज अ फैंटास्टिक थिंग। आई थिंक मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग इस तरह का ग्रेट इनिशिएटिव लेते हैं, इतनी लंबी यात्रा, और हजारों लाखों लोग उसमें जुड़े, और उसमें बहुत रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन डेमोक्रेसी में आया। मैं मानता हूं इसको कि मोहम्मद की दुकान एक सिंबॉलिक ही नहीं था, क्योंकि देश में इतना डर और इतना आतंक और इतना हेट फैला हुआ था कि वो मैसेज अंदर गया। और जब सब लोग चुप होकर डर के मारे बैठे हुए थे, मतलब आप सोशल मीडिया में पोस्ट देंगे दिल्ली में तो आपको सीधा यूपी पुलिस उठा के ले जाती थी, और हर एक आदमी एकदम डर से बैठा हुआ था, सेल्फ सेंसरशिप पीक पे था। तब उन्होंने सेल्फ सेंसरशिप को तोड़ा, लोग गए उनसे हाथ मिले, उन्होंने सबसे गले मिले, हाथ पकड़ के चले, और उन्होंने जेंडर इक्वालिटी भी कहा वहां पे, सब मतलब कई लेवल पे उन्होंने एक इमेंसिपेटरी लॉजिक भारत जोड़ो यात्रा में दिया, वहां से कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी थिंग। तीसरी बात ये मत भूल जाए कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट इन मेजॉरिटी, और अब उन्होंने बोला है इस बार भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि अगर ये इलेक्शन सही होता तो ये गवर्नमेंट कभी आती भी नहीं, इन्होंने बोला। और ये तो ये देखिए, आप लोग जर्नलिस्ट, हम लोग सब जर्नलिस्ट हैं, हम लोग कई चीजें लिख नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग को पता होता है ना कि कितनी सीट्स पे मार्जिन्स क्या थी और कितने सीट्स पे मैनिपुलेशन हो सकता था।
और कितनी सीट्स पे किस तरह लोग जीते हैं। तो यूपी में इतनी बुरी तरह से लोग हारे और लोकसभा में इतनी बुरी तरह से लोकसभा में हारे बीजेपी, तो भी इन्होंने गवर्नमेंट बना ली विथ व्हाटएवर वी नो, बट इट इज ऑन क्रचेस, सो लेट अस नॉट फॉरगेट दैट। तीसरा जो लेटेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, शेख हसीना के वहां जब शेख हसीना लड़ी इलेक्शन, कोई अपोजिशन नहीं था। अब शेख हसीना सेक्युलर है, इंडिया फ्रेंड है, लेकिन शेख हसीना डिक्टेटर भी थी साथ साथ, ठीक है, दोनों चीजें साथ थी। मैं बांग्लादेश गया था तो मैंने अपने लोगों से बात की, हिंदूज बड़े कंफर्टेबल थे, हिंदूज पे कोई अटैक नहीं होता था, और इस्लामिक जिहादीज के खिलाफ थी वो, और उन्होंने जो अत्याचार 71 के बाद वहां पे रजाकार उनको करेक्ट पनिशमेंट भी दिया, और वहां के जो अत्याचार बांग्लादेशी पे किया गया, पाकिस्तानी फोर्सेस और वहां के लोकल रजाकार वगैरह को उनको पनिश किया, कई को फांसी लगी। सेक्युलर थी, हिंदूज को प्रोटेक्ट किया, दुर्गा पूजा को बिल्कुल प्रोटेक्ट किया, लेकिन वो डिक्टेटर थी। और उस कारण अपोजिशन जो कि खालिदा जिया का बारे में सब इस्लामिक जिहादीज के साथ उनका तालमेल है, और पाकिस्तान के साथ उनका तालमेल है, और शी इज नॉट अ सेक्युलर पर्सन, एवरीबॉडी नोस। उनके टाइम में ही पलायन हुआ था हिंदुओं का 1980s में, वहां से सेकंड और थर्ड पलायन। तो लेकिन अब जब पूरा अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई उसकी, शेख हसीना की। और जहां ऑपोजिशन नहीं होता वो डेमोक्रेसी नहीं होती, समझ रहे ना। तो इंडिया में अगर ये लोग ईवीएम से लगातार करते रहे, जो कि एलिगेशंस हैं और जो कि वाइडली लोग मानते हैं कि सही है, अब उसके बारे में कोई किसी के पास प्रूफ एविडेंस नहीं था। अब महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद इन्होंने एविडेंस दिया, राहुल गांधी ने जो आर्टिकल्स लिखे उसमें एविडेंस था, उसमें कोई डिफेमेटरी केस कर देते, ये लोग करोड़ों का उनको जेल भेज देते, उनके पास कोई है नहीं एविडेंस के खिलाफ बोलने के लिए। और अब जो उन्होंने वो दिया है एविडेंस, उस पर वो लोग अभी डिबेट करने को तैयार ही नहीं है, बोल रहे राहुल गांधी को एफिडेविट फाइल करने के लिए। लेकिन एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो दिया, एक ऑल्ट न्यूज ने भी उसको वेरीफाई किया है, एक बंदा 10 जगह से वोट कर रहा है एक्सेट्रा। यंग वोटर्स जो है, यंग वोटर्स 95, 96, 97, 98, एक घर में 200 लोग रहते हैं एक कमरे में, इंस हुड फुक इस तरह के लोगों के नाम है। मतलब दिस इज अ फैंटास्टिक एक्सपोजर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मनोरमा जी और संजीव जी, बिकॉज इफ इलेक्शंस आर टर्न्ड मीनिंगलेस through EVM fraud or through election commission selling its soul then to the ruling party, then there is no point in democracy. It will bound to go into dictatorship, and it will bound to degenerate into a form of totalitarian society like Soviet Russia and this thing. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अगर ईवीएम पे लोग जन आंदोलन जी बस क्विकली जिससे और लोग बोल सकें, अगर ईवीएम पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएं और इलेक्शन कमीशन पे ये अब कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन ये लोग जीतने वाले थे, लोकसभा इलेक्शंस के बाद हुआ, महाराष्ट्र इलेक्शन से इनके शरद पवार जैसे एकदम शूड और इतने इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन को इन्होंने महाराष्ट्र में हराया, जो कि अनप्रेडिक्टेबल था, बिल्कुल ही सबको पता था कि महाराष्ट्र में फाइनेंस कैपिटल इनके खिलाफ थी, और ये भी पता था कि जो कि वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स अंदर से कह रहे थे कि अगर महाराष्ट्र लोग हार गए तो मिस्टर मोदी जी माइट हैव टू गो, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक क्रंच सिचुएशन आ गया था, बिकॉज महाराष्ट्र बॉम्बे फाइनेंस कैपिटल है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है, इंडस कैपिटल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। और तब सबके मन में ये बात थी और सबको ये ऑब्जर्वेशंस थे कि मिस्टर मोदी माइट हैव टू गो इफ दे लूज महाराष्ट्र इलेक्शन, बट दे लॉस्ट महाराष्ट्र इलेक्शंस कांग्रेस एंड एनसीपी फॉर which was completely surprising. Haryana तो ठीक है, छोटा स्टेट है, that was very surprising. Now Bihar is the next crucial state because बिहार क्रांति का देश है, बिहार से पूरे देश में बदलाव आया है, चाहे जेपी मूवमेंट हो और उसके पहले तराब मूवमेंट हो, चंपारण, बिहार is the state and if now they have to go full-fledged on बिहार, जरूरत पड़ेगी तो लाखों लोग सड़कों पे आना चाहिए, and they should not allow this election commission. If the election commission is partisan and biased, which the allegations are very, very clearly pointing out to, so if the allegations are correct, then they should, and it is widespread knowledge now, people are saying openly that the election commission works for the ruling party. So Bihar is the crucial elections, and I think what Rahul Gandhi has done is absolutely correct, and it should go to a higher stage. एक लाइन में जो ऑडिट की बात कर्नाटका में है और बिहार में एसआईआर का विरोध है, कि दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या नहीं, बस एक लाइन में इसका जवाब भी दे दीजिए। ये टेक्निकल इश्यूज है, पॉलिटिक्स में परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट, नॉट टेक्निकल इश्यूज। मिस्टर योगेंद्र यादव, हु इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, इज फाइन, मतलब ही कैन रेज अ पॉइंट, बट दीस आर ऑल टेक्निकल इश्यूज। पॉइंट इज व्हाट इज पॉलिटिकल परसेप्शन ऑन द ग्राउंड। जी ठीक है, हम विजय सर के पास आते हैं।
विजय सर, अच्छा, आपने मुझे भी निकलना होगा, सॉरी। हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका, यू। थैंक यू सो मच, आप जी आए जी, और आपने इतना महत्वपूर्ण ऐड सॉरी ऑन मनीष किया। जी।